अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ठीक आ रही है इस रूम में? दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, सवाल करते हैं उससे पहले ना ये भी बता दूं, फिर इसको मिला जुला के सवाल कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड बताए थे मैंने कल। वो एक स्टूडेंट का सवाल था कि ये जो टेस्टिंग कॉस्ट होती है, तो अगर ट्रायल रन लिखा हुआ है सवाल में या ट्रायल प्रोडक्शन लिखी हुई है तो ये टेस्टिंग ही है। ट्रायल रन, ट्रायल रन, ट्रायल प्रोडक्शन, ये टेस्टिंग है। लेकिन ट्रायल प्रोडक्शन तो स्पेसिफिकली सैंपल बनाकर देखना है, ट्रायल प्रोडक्शन, तो उसको प्लांट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। कल जो मेथड्स बताए थे उनमें किसी फार्मूले में, अच्छा वो जो कल यहाँ वो वीडियो थी प्रेजेंटेशन जो यहाँ आए थे कल, तो मैं को इतना मुतमईन नहीं हुआ। मैं देखूंगा, मैं बाकी क्लासेस में ना अपने बंदे से करवा के, तो वो उसकी वीडियो भी फिर आप लोगों से शेयर कर लूँगा। और ये जो फिजिकल सामने बच्चे बैठे हुए, मैंने इनको कल 2 दफ़ा कहा था कि अभी फ़िलहाल अगर आपको ये काम की चीज़ नहीं लग रही, लेकिन अगले वीक्स में, अगले वीक नहीं उसके बाद जब मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है, तो जो बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो वो तो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो तो दोपहर में कहीं कर रहा हूँगा। जो नहीं आ पाएंगे तो उनके साथ वो एक्स्ट्रा वाली क्लासेस वो उस LMS पे शेयर हो हुआ करेंगे। तो इसलिए आपके लिए भी काम की वीडियो है वो। और रिकॉर्डिंग वालों के लिए मैं देखता हूँ बेटा उसकी दोबारा अगर ज़्यादा बेहतर सवालों के जवाब के साथ वीडियो बनवा सकूँगा ना, कल का इरादा है इंशाल्लाह बाकी क्लासेस का, तो वो क्लिप फिर आपसे रिकॉर्डिंग वालों से शेयर कर लूँगा। कल मैंने आर मेथड, यूनिट मेथड भी लिख दिया था। इन डेप्रिसिएशन के फार्मूलों में कोई एतराज़, तकलीफ? चलो, किसी को कोई मसला नहीं। एक मैंने चीज़ लिखी थी डेप्रिसिएशन मेथड, और एक मैंने लिखा था चार्ज पॉलिसी। तो चार्ज पॉलिसी बताता हूं। चार्ज पॉलिसी, चार्ज पॉलिसी क्या है, उसकी जरूरत क्या है, पहले वो जरूरत बताता हूं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन का चार्ज करना कब हो रहा होगा? एसेट की सालगिरह वाले दिन। कौन सा ईयर एंड? अकाउंटिंग ईयर एंड। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन अकाउंटिंग ईयर एंड पे होती है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला लगाया और आंसर आ गया 1 साल की डेप्रिसिएशन। कौन से 1 साल की डेप्रिसिएशन? हाँ, दोबारा, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन का फार्मूला कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय एसेट की जिंदगी के जितने साल हैं। तो जो आंसर आएगा वो 1 साल की डेप्शन होगी। कौन सा 1 साल? एक अकाउंटिंग ईयर। एक एसेट की कॉस्ट है 400, आरवी है 40, लाइफ है 5, 72। अब ये जो 72 आंसर आया है, ये 12 महीने की डेप्शन का आंसर आ गया। कौन से 12 महीने? एसेट की लाइफ के 12 महीने। मैंने कहां लिखा है यहां अकाउंटिंग ईयर? 5 क्या है? ईयर्स। एसेट की लाइफ के साल। तो ये 1 साल की डेप्शन आई है बस, इसमें कहीं अकाउंटिंग ईयर तो नहीं लिखा कि अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन का हम फार्मूला लगा रहे हैं उसका आंसर सिंपली 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब वो अकाउंटिंग ईयर है कि नहीं है, ये मसले की बात देखते हैं। अगर तो एसेट खरीदा, ये एसेट की जिंदगी बता रहा हूं, अगर एसेट खरीदा गया 1 जनवरी 26 को और उसकी लाइफ 4 साल है, ये एसेट की लाइफ है।
अब चूंकि खरीदा ही 1 जनवरी को गया है, तो जब एसेट की लाइफ का 1 साल पूरा होगा तो वो अकाउंटिंग ईयर भी एंड हो रहा होगा। अगर अकाउंटिंग ईयर जनवरी दिसंबर है तो, अगर जनवरी दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर हमेशा जनवरी दिसंबर होता है, जुलाई जून भी हो सकता है, अप्रैल मार्च भी हो सकता है। एसेट की लाइफ 4 साल, इस दिन खरीदने से 4 शुरू हो रहे हैं, और अगर अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है तो फिर तो मिसमैच ही नहीं आएगा। ईयर एंड आएगा, एसेट की सालगिरह भी आ जाएगी, फिर अगला ईयर एंड आएगा तो भी एसेट को साल हो गया होगा, फिर अगला ईयर एंड आएगा तो भी एसेट को पूरा साल गुजर गया होगा। तो इस मिसाल में नो मसला। अब आपको जब ये मिसाल समझ नहीं आ रही तो फिर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है। चलें फिर मसला बताता हूं। मसला तब होता अगर एसेट खरीदा होता 1 जनवरी 26 और एसेट की जिंदगी के 4 साल, लेकिन अकाउंटिंग ईयर होता जुलाई से जून। तो अकाउंटिंग ईयर चल रहा होता जुलाई से जून। अब इसमें मसला क्या है, डेप्रिसिएशन किस दिन कैलकुलेट करेंगे हम, इस दिन के इस दिन, अकाउंटिंग ईयर एंड पे। अब जब हम यहां डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 72 मिलियन आंसर आएगा, क्योंकि फार्मूला तो 12 महीने की डेप्शन दे रहा है ना। अब हम ये वाली जब अमाउंट एंट्री करने लगेंगे तो पहली दफा उस एंट्री की जरूरत पड़ेगी 30 जून 26। अब इसमें मिसमैच क्या हुआ, इस 12 महीने में एसेट तो इस्तेमाल ही 6 महीने हुआ है, जबकि 72 पूरे 12 महीने की है। तो इस ईयर में मसला आएगा, इसमें मसला जब 30 जून 27 ईयर एंड होगा, ये मैं नीली वाली लाइन अकाउंटिंग ईयर की बना रहा हूं, जब 30 जून 27 अकाउंटिंग ईयर एंड आएगा तो 72 मिलियन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब मसला कोई नहीं होगा। क्यों मसला नहीं होगा, क्योंकि 2027 में एसेट पूरा साल मौजूद है। यहां भी कोई मसला नहीं, यहां भी कोई मसला नहीं, यहां मसला होगा। तो जिस साल में खरीदा वहां मसला आ रहा है, और फाइनली जिस साल में अब ये खत्म हो रहा है वहां मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है, मिसमैच का। क्योंकि मैंने आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने के पीछे लॉजिक यही तो बताई थी कि मैचिंग है। तो जब इस साल एसेट पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो फिर पूरे साल की डेप्शन क्यों, जब इस साल, कौन सा साल, अकाउंटिंग ईयर, तो फिर डेप्रिसिएशन पूरे साल की क्यों। इस मसले के हल को चार्ज पॉलिसी कहते हैं। और आसानी या मुश्किल तो बिजनेस की मर्जी वो क्या करे, तो बड़े बूढ़ों की तरफ से ना 2 तरीके चल रहे होते हैं, और मैं आपको यकीनन एक तरीका ही बताता क्योंकि सही तरीका वही है, लेकिन एफएआर के सवालों में कभी कभार दूसरा वाला तरीका भी हो सकता है, इसलिए दोनों बता रहा हूं। तो चार्ज पॉलिसी यानी डेप्रिसिएशन, अच्छा इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, जब अकाउंटिंग ईयर मिसमैच आ रहे हैं ना तो जरूरत पड़ रही है। तो इस मसले के ना 2 हल हैं, बिजनेस की मर्जी वो उनमें से जो मर्जी फॉलो कर ले। एक को कहते हैं फुल ईयर बेसिस और एक को कहते हैं मंथली बेसिस या टाइम बेसिस। इसको टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस भी कहते हैं। अगर बिजनेस चाहे कि हम फुल ईयर बेसिस इस मसले का हल निकालेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन वो कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, इस मसले का हल ये आपने पढ़ा हुआ है पीआर में। इसमें क्या बिजनेस करेगा फिर,
अगर क्लास के एंड पर अटेंडेंस हुई, क्लास के एंड पर, तो जितने लोग मौजूद थे उस वक्त वो प्रेजेंट काउंट हो गए, चाहे 5 मिनट पहले ही क्यों ना आए हो। और जितने लोग बस 2 मिनट पहले उठ के गए थे वो एब्सेंट काउंट हो गए, चाहे सवा घंटा बैठ के गए हों। तो जो एंड पे मौजूद है समझा जा रहा है कि पूरा पीरियड मौजूद है, और जो एंड पे मौजूद नहीं है तो फिर वो पूरा पीरियड नहीं है। फुल ईयर बेसिस ये होता है कि जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे, कब, अकाउंटिंग ईयर एंड पे, तो देखें एसेट है कि नहीं। 30 जून 26 पे एसेट मौजूद है तो बस समझो पूरा साल ही मौजूद था। 30 जून 27 पे मौजूद है, बस पूरा साल है। 30 जून 28, 30 जून 29 पूरा साल है। 30 जून 30 क्या एंड पर एसेट मौजूद है? नहीं। तो इसका मतलब 2030 में है ही नहीं एसेट। तो फुल ईयर बेसिस होती है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली जाए। फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज if asset is held at end of an accounting year, end of that accounting year। ये मैं अकाउंटिंग ईयर लिख रहा हूँ। तो फुल ईयर बेसिस ये होती है कि अगर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे एसेट मौजूद है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, और अगर अकाउंटिंग ईयर एंड से पहले पहले बेच दिया यानी एंड पे नहीं है मौजूद तो फिर नो डेप्रिसिएशन। तो जिस साल में एसेट डिस्पोज कर दिया उस साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं। लेकिन अगर बिजनेस चाहे कि नहीं हम तो महीने गिनेंगे तो फिर गिन ले महीने। 2024 में 6 महीने की रेप्शन, 27 में पूरा साल, 28 पूरा साल, 29 पूरा साल, 30 में फिर 6 महीने। तो ये है मंथली बेसिस कि डेप्रिसिएशन फॉर एन अकाउंटिंग ईयर इज चार्ज्ड फॉर द number of months asset is held in that accounting year। तो जिस अकाउंटिंग ईयर में एसेट जितने महीने मौजूद रहा उतने महीनों की डेप्शन, ये मंथली बेसिस। और अगर सवाल में खामोशी है तो इन दोनों में से बाय डिफॉल्ट ना, मंथली बेसिस ये होता है बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि असली यही है, ये गुजारा चलाऊ तरीका, असली तरीका यही है, असली ये है, ये बस गुजारा मुजारा तरीका है।
वो नोटेड। चलें सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन 380 मिलियन 380 मिलियन। आरवी 20 मिलियन 20 मिलियन। और यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स, यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। अच्छा एक बात मैं तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपको पता होगी, होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है तो अकाउंटिंग ईयर 2026 कौन सा वाला होगा? अकाउंटिंग ईयर 2026 किसको बोलेंगे? जो जून में एंड हो रहा होगा। यानी अगर अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है तो अकाउंटिंग ईयर 2026 का मतलब है 30 जून 26, शुरू 1 जुलाई 25 से हो रहा था। तो अकाउंटिंग ईयर के साथ जो लेबल लग रहा होता है वो नंबर आ रहा होता है जहां वो एंड होना है। सही है। क्या लिखा जी? यूजफुल लाइफ अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। और स्ट्रेट लाइन मेथड है। खरीदा था एसेट 1 नवंबर 21 2021 और किसी वजह से बेचना पड़ गया। अच्छा अगर यूजफुल लाइफ 6 साल सोची है तो 6 साल से पहले बेचेंगे तो गुना मिलेगा? लाजमी 6 साल बाद ही बेचना है? नहीं बेच सकते हैं। पहले सोचा था 6 साल चलाएंगे लेकिन नहीं इरादा रहा तो किसी वजह से बेचना पड़ गया ऑन 31 अगस्त 2024 आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन फॉर 2022 2023 2024 2025 और 26। बेचा कब है? हाँ आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन निकाल दें 2022 की, 23 की, 24 की और 25 की, फुल ईयर बेसिस से भी और मंथली बेसिस से भी। इन 4 साल की डेप्रिसिएशन निकाल दें, स्ट्रेट लाइन मेथड का है मैंने, फुल ईयर बेसिस भी और मंथली बेसिस भी। ये 8 फिगर्स पूछी आपसे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन पूछी है 22 23 24 25 4 साल की, फुल ईयर बेसिस से भी और मंथली बेसिस से भी।
हाँ जी, कितना? 60। अकाउंटिंग ईयर है जुलाई से जून, और 2022 का मतलब है 1 जुलाई 21 से 30 जून 22। 2023 का मतलब है 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, और इसका मतलब है 1 जुलाई 24 से 30 जून 25। ये अकाउंटिंग ईयर है। इस साल में कब खरीदा था? 1 नवंबर 21, यानी इसी साल में खरीदा था ना, तो पूरा, इसमें भी पूरा मौजूद रहा, इसमें भी पूरा मौजूद रहा, इसमें तो अगस्त में बेच दिया, तो इसलिए कोई डेप्शन नहीं। 60 पे किसी को एतराज? 60 मंथली बेसिस, इस साल में एसेट कितने महीने रहा है? 1 नवंबर को खरीदा, तो 8 महीने, नवंबर दिसंबर और 6 महीने ये, तो इसलिए हमें 60 को 8/12 करना पड़ेगा, 40। 2023 में पूरा साल रहा, 2024 में पूरा साल रहा, 2025 कब बेच दिया? 31 अगस्त, तो जुलाई और अगस्त बस 2 महीने रहा है, तो 60 इंटू 2/12, ये आंसर है जी, स्ट्रेट लाइन। ये बताएं, वैसे अगर आपसे ये नहीं हुआ तो ये बहुत फिक्र वाली बात है, सीरियसली। फिर भी चलें, बताएं, कुछ पूछना है तो। 24 में नहीं सेल किया ना? हाँ, क्योंकि अगस्त 2024 तो इस ईयर में आ रहा है। हाँ जी बेटा, पूछें इन 8 फिगर्स में से कोई एतराज? इन 8 फिगर्स में कोई सवाल आपका? चलें और लिखें फिर। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट 400 मिलियन, 400 मिलियन। यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, यूजफुल लाइफ 5 साल। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, और खरीदा था 31 मई, 31 में, फर्स्ट नहीं, 31, 31 में, 31 में 2022, और किसी वजह से सेल कर दिया 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2025। 31 मई 2022 को खरीदा था और 31 दिसंबर 2025 बेच दिया,
और डेप्रिसिएशन रेट 24%, 24% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, 24% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। रिक्वायरमेंट सेम है आपसे 2022, 23, 24, 25 की डेप्रिसिएशन फुल ईयर से भी और मंथली से भी। 24% डेप्रिसिएशन रेट है, रिड्यूसिंग बैलेंस है 2022, 23, 24, 25, यही 4 साल फुल ईयर से भी और मंथली से भी डेप्रिसिएशन निकाल लें। हाँ जी, अच्छा इधर देखें, हो सकता है आपने किसी और तरीके से कैलकुलेशन सीखी हो, होगी, सही होगी वो, लेकिन मैं जिस तरह प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लें। 400 से शुरू किया, 2022 की डेप्रिसिएशन फुल ईयर है तो पूरे साल की, तो 400 पे 24% लग गया 96,
बाकी रह गया 304। अब जब 2023 में डेप्शन लगेगी तो वो 24% लगेगा 304 पर, 7096। जब सवाल मिलियन में कर रहे हो ना, जो कि ज्यादातर सवाल मिलियन में ही होते हैं, अब जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं ना ज्यादातर रुपीस मिलियन होते हैं, तो 2 डेसिमल तक जरूर चल लिया करें। मैंने अभी भी यही बोला है कि सवाल नॉर्मली ना मिलियंस में ही होते हैं, तो मिलियन में हो तो बेहतर होता है कि 2 डेसिमल तक चले। हाँ, अगर बस रुपीस होता फिर तो पॉइंट्स में नहीं जाना, फिर तो रुपीस पूरे लिखें। मिलियन में है तो 2 डेसिमल तक जरूर जाएं। 2304। इसी तरह अब जब 2024 की रेप्शन चार्ज होगी तो वो इसके ऊपर लगेगा 24%, 55.45। बाकी रह गया 1। और 2025 में चूंकि सेल कर दिया तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। लेकिन 2025 31 दिसंबर को किया है तो होगी चार्ज। अकाउंटिंग ईयर क्या बताया मैंने, जनवरी से दिसंबर, तो 2025 के आखिरी दिन जाकर सेल किया है तो डेप्शन चार्ज होगी। फुल ईयर आखिरी दिन किया है, शाम को 4:30 बजे सेल, चलो 4:45 सेल किया, चाहे 4:59 पे भी किया होगा, चाहे रात को 11 बजे भी किया होगा, नहीं होगी चार्ज, क्योंकि ईयर एंड पर मौजूद है से मेरी मुराद ये है जो अगले ईयर का बीडी भी होगा। तो चाहे आखिरी दिन बेचा तो बेच तो दिया ना, तो इसलिए 2025 में कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगी। जिस साल बेचा, चाहे उसके ये फुल ईयर बेसिस की बात कर रहा हूं, चाहे आखिरी दिन ही क्यों ना बेचा हो, बेच तो दिया ना, तो इसलिए कोई डेप्शन नहीं है। और अगर मंथली बेसिस हो तो कॉस्ट तो हो गई 400। और 2022 की जो डेप्रिसिएशन होगी, 31 मई को खरीदा था, कितने महीने इस्तेमाल हुआ? अच्छा चले, मई काउंट करेंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि मई के एंड पे खरीदा है तो मई तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसलिए मई काउंट नहीं होगा। जब मई काउंट नहीं होगा तो 7 महीने रह गए। कितना? अच्छा, FAR 1 के मसलों में से ना एक मसला महीने गिनना भी होता है, ये आपको IS 23 में भी बहुत ज़्यादा मसला आएगा। 7 महीनों पे कोई एतराज़ किसी का? साल में 12 महीने होते हैं, तो मई के एंड पे खरीदा है तो मई निकल गया हुआ था, तो इसलिए मई नहीं होगा अकाउंट। 3 4 यार, यहाँ एक सवाल का मुझे इंतजार था, किसी ने पूछा नहीं। आप लोग मुझसे सवाल नहीं पूछते क्या? सब समझ आ जाता है, ये तो बोल दोगे हाँ या ना। यहाँ वरना तो फिर एक सवाल यहाँ लाजमी आता है हर दफा, किसी ने पूछा ही नहीं अभी तक। अच्छा चले, मैं खुद ही पूछ लेता हूं, अगर 21 मई को खरीदा होता फिर 21 मई को, तो 11 मई को खरीदा होता फिर 9 मई को खरीदा होता फिर। हाँ जी, अगर तो दरमियान की कोई डेट है तो फिर ना सवाल वाले को गाइड करना चाहिए। सवाल वाला कुछ ना कुछ जरूर गाइड करेगा। हो सकता है सवाल वाला कहे, हो सकता है कि जिस महीने में खरीद रहे हैं उसको पूरा मान लें, या जिस महीने में खरीद रहे हैं उसको ना माने, सवाल वाला गाइड कर सकता है। अगर सवाल वाला गाइड नहीं कर रहा तो सिंपल सा राउंडिंग ऑफ का असूल क्या होता है कि आधे से ज़्यादा हो तो पूरा मान लें और आधे से कम हो तो ना माने। तो अगर ये ख़रीदा होता 21 मई को तो हम मई को ना गिनते, 11 मई को तो फिर मई को मान लेते,
वैसे सवालों में ना पूरी पूरी डेट्स ही होती हैं, मतलब पहली और आखिरी ही हुआ करती है। और अब 2023 में पूरा 24 82.56 2 26 1.44। 2024 में पूरा साल 261.44 का 24% 62.74। बाकी रह गया 198.7। और 2025 में भी पूरा साल। क्यों पूरा साल? क्योंकि जब साल के आखिर में बेचा है तो पूरा साल इस्तेमाल करके बेचा है, इसलिए पूरा साल। 47.68। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस का एक एक सवाल। तो आपने अपने कैलकुलेटर भी चेक कर लिए। बताएं इन में कोई फिगर परेशानी कर रही हो, कोई महीने गिनने का मसला, या इस सवाल में बेटा किसी का कोई मसला? जी 6 महीने इस्तेमाल? अगर आधा महीना इस्तेमाल हुआ तो उसको आधा कर लेंगे, मतलब 7.5 कर लेंगे। नहीं, बात ये नहीं है कि 31 मई और 1 जून एक डेट शुमार हो रही है। बात ये है कि 31 मई को अगर ख़रीद रहे हैं तो पूरा महीना तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना, तो मई नहीं गिना जा रहा। और 1 जून को ख़रीद रहे हैं तो वैसे ही जून है, मई तो वैसे ही निकल गया हुआ है। तो अगर आप नंबर ऑफ महीने गिनने की बात करें तो हाँ, 31 मई को ख़रीदा हो या 1 जून को ख़रीदा हो, एक ही बात। इसमें और किसी का सवाल? अच्छा, अगर मैंने इन सवालों में ये ना कहा होता कि फुल ईयर है कि मंथली है, तो बाय डिफॉल्ट मंथली होता। ठीक है, और लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ एसेट 400 मिलियन। कॉस्ट ऑफ एसेट 400 मिलियन। और यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। आरवी आरवी है जी 40 मिलियन। 40 मिलियन। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। और एसेट ख़रीदा था 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन फॉर 2025। बस और कुछ नहीं बताया, बस यही डेप्रिसिएशन फॉर 2025 कर दें कैलकुलेट।
फुल ईयर बेसिस, मंथली बेसिस कुछ नहीं बताया मैंने। जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, मैंने डेप्शन रेट तो बताया ही नहीं। पॉइंट और डेप्रिसिएशन फॉर 2025 पूछी है बस, तो 400 पर 36.991 पॉइंट 7 सही। बताएं बेटा इसमें रेट में या अमाउंट में मसला, किसी को कोई मसला नहीं, सबसे सब सही हो गया, किसी को कोई मसला नहीं, सबसे सब सही हो गया। सवाल है? अच्छा, ये एक बच्चे का सवाल है कि जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो मैंने कल फार्मूला क्या लिखा था रिड्यूसिंग बैलेंस में? नहीं, डेप्शन निकालने का ये था ना, और पहले ही साल की डेप्रिसिएशन अगर पहले ही साल की है तो फिर कॉस्ट पर लगा रहे हैं रेट। तो सवाल ये है कि कॉस्ट पे लगानी है, कॉस्ट माइनस आरवी पे लगानी, कॉस्ट पे या कॉस्ट माइनस आरवी? तो स्ट्रेट लाइन में क्यों कॉस्ट माइनस आरवी कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस आरवी क्यों कर रहे होते हैं? कॉस्ट माइनस आरवी
ओवर लाइफ। स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस आरवी करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट पे ही क्यों रेट लग के डेप्शन आ रही है? आरवी नहीं समझ नहीं आया। किसके बाद? यहां अब दूसरे साल में आरवी लिखूं मैं? स्ट्रेट लाइन के फार्मूले में डेप्रिसिएशन निकालते हुए कॉस्ट में से आरवी माइनस करनी पड़ती है, फिर डेप्रिसिएशन निकलती है। रिड्यूसिंग बैलेंस में कोई आरवी माइनस नहीं हो रही। कर सकते हैं ना ना ना, क्या कर सकते हैं? 400 में से आरवी माइनस करके। अरे ये आरवी थोड़ी है भाई, ना यार ये आरवी नहीं है। आरवी रेजिडुअल वैल्यू, हाँ जी। लेकिन मैंने कल स्ट्रेट लाइन में ये भी तो एक फार्मूला लिखा था, ये भी तो लिखा था एक फार्मूला, तो उसमें तो आरवी माइनस कर रहे थे। तो हाँ अच्छा नहीं, इसका एक जवाब तो ये है भाई, करना तो ऐसे ही है। ये रिड्यूसिंग बैलेंस में से आपने कॉस्ट पे पहली दफा रेट लगाना है, कॉस्ट माइनस आरवी नहीं करनी है। वैसे इसका असली जवाब ये है, जो आपको अगर समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, अच्छा ऐसी एक वो बच्चे की हेयर कटिंग वाली मिसाल आ रही है दिमाग में। अगर बच्चे को कटिंग कराने ले गए दुकान पे और ड्रेसर से कहा जी कि इतने इतने इसके बाल छोड़ गए ना, तो बाकी कटिंग कर दो। अब उसने कैंची लगानी है, वो खुद कंघी में बाल ले गए, जितने छोड़ने हैं उतने खुद छोड़ेगा, फिर ऊपर कैंची लगाएगा। तो स्ट्रेट लाइन में ना हमने आरवी को खुद छोड़ के बचा के बाकी सबको डेप्रिशिएट कर देना होता है, क्योंकि कैंची लग गई। स्ट्रेट लाइन के अंदर हम आरवी खुद साइड पे करते हैं और जो बाकी बचता है उसको स्ट्रेट लाइन पे बांट देते हैं। लेकिन अगर बच्चे के सर पे मशीन फेर दें और मशीन को एडजस्ट करके ना वो ब्लेड उसके इतने ऊपर ऑलरेडी कर लें, तो अब जब मशीन फेरेंगे बच्चे के सर पे तो उतने उतने बाल खुद ब खुद क्यों बच जाएंगे? क्योंकि मशीन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया हुआ था। ये जो डेप्रिसिएशन का रेट निकाला था ना, ये खुद एडजस्ट किया हुआ था। ये जब एसिड पे फेरना था तो फेरते फेरते एंड पे आरवी ऑटोमेटिकली बच जानी है। ये जो डेप्रिसिएशन रेट निकाला गया ना, ये रेट निकाला ही ऐसे गया है कि इस फिगर को डेप्रिशिएट करना शुरू करें, यहां से शुरू करें, इतने साल बाद ऑटोमेटिकली ये बच जाएगा। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रेट के अंदर ही आरवी का मार्जिन रख लिया गया होता है, तो कॉस्ट माइनस आरवी करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो रिड्यूसिंग में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए यहां आरवी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? तो रिड्यूसिंग में वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती है रेट में। इसमें बताएं और सवाल को, चलें फिर एक लिखें और। कॉस्ट ऑफ एसेट, $320 मिलियन, 320 मिलियन। आरवी 80 मिलियन, नहीं सॉरी 40 मिलियन। कॉस्ट 320 मिलियन है, आरवी 40 मिलियन है, और यूजफुल लाइफ है 70,000 आवर्स, 70,000 आवर्स। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर।
ख़रीदा गया था 1 अप्रैल 2025। एसेट परचेज हुआ था 1 अप्रैल 2025। ड्यूरिंग 2025, अगला सेंटेंस है, ड्यूरिंग 2025 एसेट वॉज यूज्ड फॉर 1800 आवर्स, 1800 आवर्स। आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन फॉर 2025। जी जनाब, मैंने डेप्शन मेथड तो बताया नहीं। कॉस्ट कितनी? 320 मिलियन माइनस RV 40 डिवाइडेड बाय 9/12 ना करो। देखें, ये जो हम यहाँ 9/12 कर रहे हैं ना, ये 9/12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट पर ईयर है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन रेट एक एनुअल रेट है। जब हम कॉस्ट पर ये एनुअल रेट लगा रहे हैं तो आंसर 12 महीने की डेप्शन आ रहा है, उसमें से हमें 9 महीने खुद निकालने हैं। यहां पर क्या हो रहा है? कॉस्ट माइनस RV डिवाइडेड बाय लाइफ, तो 1 साल की डेप्शन आ रही है, हमें उनमें से 9 महीने निकालने। ये इसमें तो कई महीने है ही नहीं। ये पोर्शन क्या बना? पर आर, और सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया जितने आर इस्तेमाल हुआ, तो इसमें महीनों का तो चक्कर ही नहीं है कहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा उसमें। आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड, उसमें नहीं ये मंथली बेसिस और फुल ईयर बेसिस होता। आर्स मेथड में और यूनिट्स मेथड में ये फुल ईयर बेसिस और मंथली बेसिस नहीं होता।
डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो गई, आगे इसकी प्रैक्टिस बहुत चलती रहेगी, मैंने आपको भी मेनली रिवाइज कराना था। डन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अब FAR 1 के सवालों में इससे और गहरी चीजें होंगी, तो उसके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। इनमें से कुछ आपको पता होंगे, कुछ नए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। ये कोई 5-7 पॉइंट लिखवा रहा हूं। ये हेडिंग ले ली। नंबर 1, कुछ इंग्लिश में लिखवा दूंगा, कुछ उर्दू में बता दूंगा, वो खुद ही अपनी जबान में लिख लेना, पर मिला जुला के बताता जाता हूं। ये जो डेप्रिसिएशन मेथड हम चार्ज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के रिड्यूसिंग, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन लगाना है कि रिड्यूसिंग लगाना है? अरे मेरा सवाल ही ठीक नहीं है। स्टूडेंट को तो ज़ाहिर रिक्वायरमेंट्स ही पता चलेगा, वैसे बिजनेस कैसे फैसला करे कि स्ट्रेट लाइन लगाएं कि रिड्यूसिंग लगाएं या आर्ज मेथड लगाएं? ये बिजनेस कैसे फैसला करे? पर्चियाँ डाल ले, अकड़ पकड़ कर ले, बिजनेस कैसे फैसला करे? मेथड से पता चल जाएगा। मेथड कौन सा लगाना है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा चलें, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग में कैसे फैसला करें? चल हाँ क्या अगर, अरे मैंने ना सवाल ये नहीं पूछा कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड है, मैं पूछ रहा हूं बिजनेस कैसे फैसला करेगा कि स्ट्रेट लाइन लगाएं कि रिड्यूसिंग लगाएं कि आर्ज मेथड लगाएं कि यूनिट्स मेथड? सेम डेफिनेशन चाहिए हो? क्या मतलब? हाँ जी, ये कैसे पता चलेगा कि इक्वली डेप्रिशिएट हो रहा है? ये तो हाँ, किसी हद तक सही है बात आपकी। बिजनेस ये अंदाजा लगाता है कि एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स का पैटर्न क्या होगा। यानी अगर बिजनेस को लग रहा है, जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? नहीं, ऑफिस बिल्डिंग है भाई, 4 दीवारी छत है बस, तो वो हर साल सेम बेनिफिट ही है। 10 साल 20 साल 15 साल जितनी मर्जी बिल्डिंग पुरानी है, सेम बेनिफिट है। तो इसलिए इससे मिलने वाले बेनिफिट्स तकरीबन हर साल बराबर ही हैं। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जब शुरू शुरू में होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्पीड ज़्यादा होगी, पुराने होते जाएंगे तो परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी, तो उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स हर साल कम होते जा रहे हैं, तो फिर स्ट्रेट लाइन मुनासिब नहीं है, फिर रिड्यूसिंग है। इसी तरह से कुछ एसेट्स हो सकते हैं जिनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जितना कम कम इस्तेमाल करेंगे 50 साल भी चल जाएगा, तो उसके लिए फिर स्ट्रेट लाइन ठीक नहीं है, उसके लिए आर्स मेथड भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं लिखें, पॉइंट नंबर 1 लिखें, डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट, डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट, ये मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ नसीहतें बता रहा हूं,
तो उनमें से पहली नसीहत बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द expected pattern, the expected pattern in which future economic benefits, in which future economic benefits from asset, future economic benefits from asset would be consumed, future economic benefits from the asset would be consumed। यानी डेप्रिसिएशन मेथड का फैसला बेनिफिट पैटर्न के हिसाब से होता है। और स्टूडेंट कैसे डिसाइड करेगा? वो तो सवाल के डाटा से ही पहचानेगा। अगला पॉइंट लिखें। ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली हमने, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई, तो डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस। बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। लेकिन अगर वो एसेट किसी और एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन उस दूसरे एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रही होगी। बिल्कुल सही है। लिखें दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द पीरियड, depreciation charge for the period shall be recognized as expense, shall be recognized as expense unless it is included in, unless it is included in the cost of another asset, unless it is included in the cost of another asset। ये दूसरे पॉइंट की दो मिसालें बता रहा हूं। अगर एक गाड़ी है यूज्ड इन ऑफिस और इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 20 मिलियन है, तो ये 20 मिलियन एक्सपेंस है। लेकिन अगर एक मशीन है वो साल में 4 महीने यूज हुई, बिल्डिंग बनाने के लिए, और इस मशीन की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15 मिलियन है, तो अब इस 15 मिलियन का क्या करें? इस 15 मिलियन में से 4 महीने यानी 5 मिलियन ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा और बाकी 8 महीने ये एक्सपेंस है। ये मतलब है इस पॉइंट नंबर 2 का कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है, लेकिन अगर वो किसी और एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है तो फिर तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो गया।
हाँ जी, ये मिसाल लिख ली। तीसरा पॉइंट लिखें, हम जब एसिड खरीद रहे हैं तो वो खरीदते ही वर्किंग कंडीशन में आ गया? नहीं, जरूरी नहीं है, इंस्टॉलेशन होगी, टेस्टिंग होगी। अगर एक एसिड खरीदा जनवरी में और उसकी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कंप्लीट हुई मार्च में, लेकिन सेठ साहब मुल्क से बाहर थे, उन्होंने आना था, फैक्ट्री का इफ्तिताह होना था, तो फैक्ट्री में काम शुरू होना था, वो आए जुलाई में। जुलाई में फिर फीता कटा, फिर काम शुरू हो गया। जनवरी में ख़रीदा, मार्च में सारी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पूरी हो गई, लेकिन काम शुरू हुआ जुलाई में, तो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करें? मार्च से, क्योंकि एसेट वर्किंग कंडीशन में आ गया, अब उसकी लाइफ शुरू हो गई है। लिखें तीसरा पॉइंट, लिखवाता हूं। तीसरा लिखवाने लगूं मैं। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस, डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज, when it is available for intended use। इसका मतलब होता है जब एसिड वर्किंग कंडीशन में आ जाए, अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज। और रिडक्शन कब तक चार्ज करते हैं? हाँ जी, जब तक एसिड हमारी बुक्स में है डेप्रिसिएशन होती रहेगी। तो इसी में अगला सेंटेंस लिखें, इसी पॉइंट में, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसिड, इसी पॉइंट में ही अगला सेंटेंस आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस, यानी बस रुक जाएगी, फुल स्टॉप, सीजेस व्हेन एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। एसेट की रिकॉग्निशन से क्या मुराद है? एसेट को रिकॉग्नाइज करने से क्या मुराद है? उसको एसेट रिकॉर्ड कर लेना, तो डी रिकॉग्नाइज, बुक्स में से निकाल देना। तो जब तक एसेट बुक्स में रहेगा डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। चौथा पॉइंट लिखें, ये भी समझ लें पहले। ये जो बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स, ये कॉलेज बिजनेस के पीपीई होंगे, ये पीपीई हैं। तो इन बोर्ड्स को इंस्टॉल कर लिया, अब इनकी लाइफ शुरू। एक क्लासरूम था कॉलेज का जहां बोर्ड इंस्टॉल्ड था, अब कॉलेज ने उस क्लासरूम को एज क्लास यूज करना छोड़ दिया, बस उसको स्टडी रूम बना दिया। अब वो बोर्ड यूज नहीं हो रहा है, लगा हुआ है दीवार पे, तो उस बोर्ड को डेप्रिशिएट करना छोड़ देंगे? वो रूम अब क्लासरूम नहीं इस्तेमाल हो रहा, स्टडी रूम बन गया बस है, बोर्ड लगा हुआ दीवार पे बिल्कुल सही सलामत है। डेप्रिशिएट करते रहेंगे या छोड़ देंगे? क्यों? क्योंकि मौजूद है, अवेलेबल है, इस्तेमाल नहीं भी हो रहा फिर भी डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, और मिसाल, अगर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है, सब काम चल रहा था फैक्ट्री में, किसी वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया और 6 महीने फैक्ट्री को ताला लगा दिया, बंद है, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, तो उस 6 महीने प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन चार्ज होगी या नहीं? बंद है फैक्ट्री, ताला लगा हुआ, लेकिन नहीं, जा ही नहीं सकते अंदर। प्लांट एंड मशीनरी नहीं यूज, मतलब यूज ही नहीं कर सकते ना, गोली मार देंगे गवर्नमेंट वाले। है ही नहीं अवेलेबल, नहीं यूज कर सकते उसको। हाँ जी, बंदा जेल में चला गया तो उसकी उम्र रुक जाएगी? उम्र तो गुजरती रहेगी। तो जब वर्किंग कंडीशन में आ गया था, लाइफ का क्लॉक शुरू हो गया था। अब अगर कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल रुक भी गया, डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज होगी। लिखें चौथा, पांचवा, पता नहीं क्या, चौथा पॉइंट। चले नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो भी नंबर है, डेप्रिसिएशन
depreciation of an asset will be charged, depreciation of an asset will be charged even if the asset becomes idle ये वाला idle फारिग, लेकिन टेम्पररीली फारिग, if the asset becomes idle or is retired from एक्टिव यूज, यानी अब उसको इस्तेमाल करना अगर छोड़ भी दिया है, जैसे मैंने बोर्ड की मिसाल दी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन होती रहेगी चार्ज। तो अगर किसी वजह से आइडल है तो भी, और अगर अब यूज नहीं भी करते हैं लेकिन मौजूद है तो भी डेप्रिसिएशन होती रहेगी चार्ज। अच्छा, यहां पर अब एक आपकी जहानत से एक चीज अज्यूम नहीं करता, पूछता हूं, अगर हुआ ही आर्ज मेथड तो नहीं, अगर एसिड, मैंने कहा एसिड फारिग है तो भी डेप्शन चार्ज होगी, तो अगर हुआ ही आर्ज मेथड, तो अगर आर्ज मेथड है तो फिर तो कैलकुलेशन की वजह से जीरो आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि डेप्शन नहीं चार्ज हो रही, बस आंसर जीरो आ रहा है। तो इसलिए आर्ज मेथड हो तो वो तो आंसर ही जीरो आ जाएगा, लेकिन एज अ रूल डेप्रिसिएशन हो रही है चार्ज। चलें ठीक है, बाकी का पॉइंट्स कल फिर और बताता हूँ, ठीक।